RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हेलो एल्केन की लगातार वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है और हम आपको हेलो एल्केन के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इनमें से हमने अभी तक आपके सामने 12 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है। तो आइए अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को और एक बार देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि फ्रेओन बार DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म के उपयोग लिखिए। वैसे तो आप इन सभी कंपाउंड के जो यूजेज हैं, जो लाभ हैं, उपयोग हैं वो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इनसे आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर ही लेंगे, लेकिन मैं न केवल इनके उपयोग बल्कि इनकी कुछ हानियां भी यहाँ पर आप लोगों के सामने बताऊंगा कि किसका क्या उपयोग है और क्या हानि है। इनमें सबसे पहले अगर हम फ्रेओन 12 की बात करें, जो कि पूछा है आपसे, फ्रेओन 12 यानी कार्बन 1 2 जो दिया हुआ है, इसमें CCl2 और F2 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में। जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रिज में गैस भरी हुई है, तो वो गैस जो होती है वो फ्रेओन 12 ही होता है। वैसे फ्रेओन के बारे में विस्तार पूर्वक तो हमने आपको जो वीडियो प्रस्तुत की हुई है पहली थ्योरी की, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ पर हम केवल इस फ्रेओन 12 के बारे में बताएंगे। तो ये तो है इसका लाभ कि यह शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में भर दी जाती है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? यह वैसे तो अपने आप में इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब ये वायुमंडल में मुक्त होता है, एसी में भी भरी जाती है। एसी इसीलिए ज्यादा हानिकारक होता है कि जो ये फ्रेओन है ये वायुमंडल में जाने के बाद क्लोरीन को मुक्त कर देता है अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, और वहां सूर्य की उन किरणों के कारण जैसे ही क्लोरीन मुक्त हुई तो ये क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील होने के कारण वायुमंडल की ओजोन को डिप्लीट कर देती है, उसको समाप्त कर देती है, क्षय कर देती है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत को समाप्त करने में, कमजोर करने में, उसमें छेद करने में मुख्य जो कार्य है वो फ्रेओन का ही होता है। चलिए अब उसके बाद अगर हम DDT की बात करें तो DDT का नाम होता है डाई, पैरा पोजीशन पर पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। विस्तार पूर्वक इसकी संरचना आदि के बारे में आप हमारी थ्योरी की वीडियो देखिए। तो DDT जो होती है वो कीटनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है। कीटनाशी मुख्यतः मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, जैसे जो एनाफ्लिज मच्छर होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, इसलिए इसको कीटनाशी के रूप में मान लिया गया। लेकिन इसका नुकसान भी है कि मच्छरों को मारने के लिए तो इसका प्रयोग किया गया, लेकिन ये छोटे छोटे जीव जैसे मछलियां वगैरह हैं, टेडपोल वगैरह हैं, उनको भी समाप्त कर देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये डिकम्पोज नहीं होती, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, जैव अपघटनीय नहीं होती, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा ये अपघटित नहीं होती, जमीन में पड़ी रहेगी और वहां से ये फलों सब्जी वगैरह आदि के द्वारा जानवरों या इंसानों के अंदर भी आ सकते हैं, वहां भी इसके बैड इफेक्ट होते हैं। इसके पश्चात आता है आपका CCl4। इनके बैड इफेक्ट तो नहीं है दोनों के, इनके लाभ ही हैं कि ये कार्बनिक विलायकों को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बनिक यौगिकों को घोलने के लिए। तो एक प्रकार से हम इसे प्रयोगशाला में विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और अगला आता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। तो आयोडोफॉर्म जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी घाव वगैरह को साफ करने के लिए जैसे बीटाडीन वगैरह यूज करते हैं ना आप, तो उनमें ये आयोडोफॉर्म उपस्थित होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये आयोडोफॉर्म जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हमारे शरीर के उस घाव के कॉन्टेक्ट में आता है तो आयोडीन को मुक्त कर देता है। टिंक्चर आयोडीन के नाम से आपकी एक स्पेशल एंटीसेप्टिक आती हुई है, आप उसको यूज करते होंगे, कुछ ने किया भी होगा, घाव वगैरह पर उसको लगाने से घाव कुछ दिनों में जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इस आयोडोफॉर्म का कार्य भी यही है कि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये आसानी से आयोडीन को मुक्त कर देती है। तो ये तो हुए इनके उपयोग। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, अधूरी अभिक्रियाएं, और उन अभिक्रियाओं को पूरा करना है। ये कहा भी गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। संरचना के साथ साथ हमें उसका नाम भी लिखना है। यहाँ पर आप ये चार पहले अपनी स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स देख रहे हैं। इन 4 इक्वेशन को पहले करेंगे, उसके पश्चात इसमें आगे भी 4 इक्वेशंस आएंगे।
क्वेश्चन 14 में आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, रिएक्शंस दी गई हैं और कहा है कि इनको कंप्लीट कीजिए। इनमें जो आपका मेजर कंपाउंड बनता है, मुख्य प्रोडक्ट बनता है, उसको आपको बताना है, मेन प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया हुआ है इसमें रिएक्शन आपका वो है CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI। ये एसीटोन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। अगर आप इस अभिक्रिया को जानते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और आप केवल इस अभिक्रिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका नाम क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिएक्शन को कैसे करेंगे और इसका नाम क्या है। जब थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी कि यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है और हेलोजन एक्सचेंज की अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। आप इसको हेलोजन विनिमय अभिक्रिया भी लिख सकते हैं या फिंकलस्टीन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2I और प्लस NaCl अलग निकल जाता है। यहाँ पर अगर हम आयोडीन ले लें और यहाँ क्लोरीन, यानी अगर इस अभिक्रिया को CH3 CH2 CH2I और प्लस NaCl करें तो क्या ये अभिक्रिया संभव है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, अगले पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड रिएक्शन आपकी दी हुई है कि CH3 थ्राइस CBr को जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है। इस इक्वेशन को भी आपको पूरा करना है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कुछ CH3 और Br, और इसके साथ हम एल्कोहलिक KOH की अगर रिएक्शन करें तो सेटजेफ नियम के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेंगे। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा और उससे अगले कार्बन आपके बीटा कार्बन, तो यहाँ पर ये तीनों कार्बन आपके बीटा हैं। तो हाइड्रोजन जो निकलता है वो बीटा कार्बन से निकलेगा। अब यहाँ पर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, -HBr कर देंगे जो इस KOH के साथ रिएक्शन करके KBr और H2O के रूप में निकलता है। लेकिन हमें तो कंपाउंड फाइनल बनाना है, ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में कभी नहीं लिखा जाता, मुख्य उत्पाद के बारे में ही लिखा जाता है। और मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 C, ऊपर भी CH3 और यहाँ CH3 को हम डबल बॉन्ड CH2 करके लिख सकते हैं। यानी ये हमारा बन जाएगा मेथ एथ प्रोप, यानी 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर आसानी से कर दिया, मुझे आता था, आसानी से कर दिया और हो सकता है आपको भी आता हो। अब मैं 2 मुश्किल क्वेश्चन आपको देता हूं, शायद वे आपसे नहीं आते होंगे, और अगर आते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर, आज की वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना ही पड़ेगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे दूंगा। अभी तक आपके कमेंट के लिए 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि यदि ये एल्कोहलिक KOH के स्थान पर एक्वस KOH ले लें तो क्या कंपाउंड बनेगा। और दूसरी कंडीशन में अगर हम इस Br को यहां से हटाकर यहां हमने H जोड़ दिया और एक H हटाकर यहां पर हम इसको CH2Br कर दें, तब आपका क्या कंपाउंड बनेगा। उसके लिए भी 2 कंडीशन, एक बार एल्कोहलिक KOH और एक बार एक्वस KOH लेकर इस कंपाउंड के लिए, यानी जो ब्रोमीन है अब वो तृतीयक कार्बन से डायरेक्ट न जुड़कर इस प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब आपके क्या यौगिक बनेंगे, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बने हुए कंपाउंड का केवल नाम लिख दीजिए। स्ट्रक्चर बना सकते हो तो वो बना दीजिए या केवल नाम लिख दीजिए। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी इसी क्वेश्चन में दे दिए, इसी पार्ट में दे दिया आपके। और चलिए अब हम इसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है CH3 CHBr CH2 CH3 के साथ NaOH की अभिक्रिया करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं अभी आपको दे चुका हूं। तो इसमें क्या करना है कि ये जलीय अक्षार है, इसकी अभिक्रिया जब हम यहाँ किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो OH समूह के द्वारा हेलोजन समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है और हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा अंतिम कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3 और इसका IUPAC नाम जरूर आप लिखेंगे जो कि होता है ब्यूटेन टू ओल। तो इस प्रकार से आप इन कंपाउंड को लिखेंगे और उनका IUPAC नाम भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट 4th पार्ट को देख लेते हैं। 4th पार्ट में भी आपको CH3 CH2Br की रिएक्शन KCN के साथ करानी है। यहाँ पर आपका एल्कोहल लिखा हुआ है जलीय विलयन के रूप में, तो यहाँ भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होकर KCN इसके साथ रिएक्शन करके KBr बना देगा और ये बना देगा CH3 CH2CN। ये एक कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कार्बन की संख्या में 1 के रूप में बढ़ानी है,
जैसे यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन हो गए, तो उस अवस्था में हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और प्लस में KBr आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या होगा यदि हम यहाँ KCN के स्थान पर AgCN की अभिक्रिया करा दे, तो अंतिम बनने वाले उत्पाद का नाम और सूत्र दोनों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4 क्वेश्चन के पश्चात अब इस पार्ट में बाकी के 4 क्वेश्चन और दिए हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार इन पर रीडिंग लगा दीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5वें पार्ट में आपको C6H5ONe और प्लस C2H5Cl की रिएक्शन करानी है। अगर आपके याद हो तो ये सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ पर एथिल क्लोराइड वगैरह लिया गया है, इनकी अभिक्रिया कराना हमारे एक विलियमसन संश्लेषण सिद्धांत था, उसके अनुसार हमें ईथर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड C6H5O C2H5 बन जाएगा और प्लस NaCl यानी फेनिल एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो अब ये अभिक्रिया हमारी विलियमसन संश्लेषण के द्वारा है, ये अभिक्रिया तो पूरी हो ही गई, लेकिन क्या होता है अगर हम यहाँ पर C6H5Cl ले लें और प्लस C2H5ONa ले लें, तब हमारी क्या अभिक्रिया होगी, ये आपको बताना है। अब ये मत कहना कि हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको चिपका रहा हूं। ये वीडियो ऐसी है कि अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया कंप्लीट, अभी 4 पार्ट और बचे हुए हैं हमारे, ये 5वां पार्ट है, 3 पार्ट और बचे हुए हैं, तो अगर इस वीडियो को देखते हुए आपने हर एक क्वेश्चन के जवाब दे दिए, तो शायद इस हेलो एल्केन चैप्टर में तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब मैं अलग से क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसी के साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस के लिए साथ के साथ एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए अब छठा पार्ट देख लेते हैं। छठे पार्ट में फिर से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, CH3CH2CH2OH और इसके साथ SOCl2 की रिएक्शन कराई गई है। सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराने पर ये आपको विस्थापन अभिक्रिया दी हुई है, तो यहाँ पर CH3CH2CH2Cl यानी प्रोपिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अब इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आप लोगों को मैंने 2 कंपाउंड और बताए हुए हैं। इस SOCl2 के स्थान पर हम किन किन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देते रहिए, आज कमेंट पे कमेंट करते रहिए और झड़ी लगा दीजिए कमेंट्स की, ताकि और जब दूसरे देखें तो उन्हें पता चले कि आखिर इस वीडियो में क्या है जो इतने कमेंट आए हुए हैं। इस वीडियो को केवल कमेंट वीडियो का नाम दे दीजिए। चलिए, ये छठा क्वेश्चन था, हमारा छठा पार्ट था। अब 7वें पार्ट में क्या दिया है वो देख लें। 7वें पार्ट में आपको CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr की रिएक्शन करनी है और यहाँ पर लिख कर दे दिया पेरोक्साइड। कई बार आ चुका, अभी पिछली वीडियो में भी हमने इसका प्रयोग किया था और वहां पर क्या प्रयोग किया था कि यहाँ पर आपके 2 नियम आते हैं, एक मार्कोनिकॉफ नियम और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। पेरोक्साइड प्रभाव, खेरस प्रभाव, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रभाव एक ही बात होती है और इस नियम के अनुसार जो जुड़ने वाला नेगेटिव पार्ट है द्विबंध वाले उन कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2CH2CH2Br यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। यदि यही अभिक्रिया हम बिना पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरोक्साइड होता है, और यदि हम यह अभिक्रिया इस मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कराएं बिना इस पेरोक्साइड प्रभाव के कराएं, तो फिर हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन का प्राप्त होगा, का यौगिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ ही बता दी। 8वें पार्ट, अंतिम पार्ट को देख लेते हैं, उसमें क्या करना है। अंतिम पार्ट में दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 ट्वाइस और इसमें भी HBr का योग हमें करना है। और यहाँ तीर पर कुछ नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि ये आपका पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है तो हमें इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज पर कार्य करना होगा। पहले हम इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर अगर लिखें तो CH3CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आपके 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए। अब जब इस पर HBr की अभिक्रिया कराई जाएगी तो उसकी दोनों कंडीशन यानी मार्कोनिकॉफ नियम और जो पेरोक्साइड प्रभाव है उन दोनों को हम लेकर चलेंगे। इसमें H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव मार्कोनिकॉफ के अनुसार उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी उस स्थिति में हो जाएगा हमारा कंपाउंड CH3CH। जो ये CH है ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड,
इस CH पर एक Br जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CBr और यहाँ पर आपका CH3 और ये CH3। इसका IUPAC नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए। वैसे चलिए बाद में बताएंगे, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट मार दीजिए। अब उसके बाद अगला लेकर चलते हैं हम पेरोक्साइड प्रभाव। तो आपको यहाँ पर ऑक्साइड लिखना होगा इस प्रकार से, और फाइनल कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH, यहाँ पर Br सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 और अंतिम CH3। तो इस कंपाउंड का नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो कंपाउंड हो जाएगा 2-bromo-2-मिथाइल ब्यूटेन और ये हो जाएगा आपका 2-bromo-3-मिथाइल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इन दोनों कंपाउंड के IUPAC नाम भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 14वां क्वेश्चन 14th क्वेश्चन कंप्लीट करके बता दिया। लेकिन आप लोग भी कहेंगे कि आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन तो मैंने खुद नहीं किया जितने क्वेश्चन करने के लिए आपको कह दिया, जितने कमेंट्स करने के लिए आपको कह दिया। पर चलिए कोई बात नहीं, आप जितने कमेंट करेंगे आपको उतना ही आत्मविश्वास भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जितने क्वेश्चन दिए हैं जब आप उन्हें कर लेंगे तभी आप कमेंट करेंगे। अगर आपसे वो क्वेश्चन ही नहीं आते तो आप कमेंट करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, ये तो मुझे पक्का पता है। तो कमेंट भी तभी करेंगे, भले ही आप किताब से पढ़कर करें, वीडियो को देखकर करें, पिछली वीडियोस को देखकर समझें, तो आप कमेंट तभी करेंगे जब आपसे कुछ आता होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको बाकी के बचे हुए प्रश्न देंगे, समझाएंगे। चलिए देंगे भी, क्योंकि बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ ना क्वेश्चन भी जरूर देता रहूंगा। तो ठीक है, आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।